हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आपके 18 अध्याय 18 तेल, रेसे, मसाले और औषधीय उत्पादक पादप। तो देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तेल, रेसे, मसाले और औषधि उत्पादक पादप। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपके पादप जगत से संबंधित है और पादपों का जो हमारे लिए आर्थिक महत्व है वो सब डिस्कस किया गया है इसके अंदर, कि कौन कौन से पादप है वो हमारे लिए उपयोगी है, उनका कौन सा भाग हमारे लिए उपयोगी है। आपको पता है हम भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि पादप क्या स्वपोषी है, उत्पादक है, और हम क्या उपभोक्ता यानी है उपभोक्ता। हमें भोजन के लिए इन पर निर्भर रहना पड़ता है। हम जो खाद्य तेल काम में लेते हैं या शरीर पे लगाने का जो तेल होता है वो भी हमें पादपों से प्राप्त होता है। जो रेशे होते हैं, जैसे नाइलॉन है, नाइलॉन तो सॉरी सिंसले से बनाया जाता है। जैसे रेशम कीट है तो जो रेशा बनता है, कपास है, इनके रेशे बनते हैं, सेल्यूलोज, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? पादपों से प्राप्त होते हैं। जो भी हम भोजन में मसाले का उपयोग करते हैं वो सब किससे प्राप्त होते हैं? पादपों से प्राप्त होते हैं। और उसके अलावा हमारी उपचार में प्रयुक्त होने वाली काफ़ी औषधियाँ होती है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, वो भी कहाँ से प्राप्त होती है? पादप से। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से पादपों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, किस प्रकार के मसाले किस पादप से प्राप्त होते हैं, या किस प्रकार के तेल किस पादप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक परिभाषा लिखते हैं। दैनिक जीवन में प्रयुक्त तेल, रेशे, मसाले और औषधियाँ इन सब का स्रोत पादप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तेल। देखिए, जो तेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाष्पशील तेल और एक होता है अवाष्पशील तेल। और तेल पादप के बीज या फलों से प्राप्त होते हैं। पादपों के बीज या फलों से प्राप्त मुख्यतः तेल है वो बीजों से निकाला जाता है। किसी भी कोई भी पदार्थ है, जैसे मूंगफली का तेल है तो मूंगफली के बीज पीस कर निकाला जाता है। सरसों का तेल है तो सरसों के बीज पीस कर निकाला जाता है। अरंडी का तेल है तो अरंडी के बीज पीस कर निकाला जाता है। तो जो तेल होते हैं वो किससे प्राप्त होता है? फल और बीजों से। बहुत कम ऐसे तेल होते हैं जो फलों से प्राप्त होते हैं, बाकी ज्यादातर जो तेल है वो किससे प्राप्त होते हैं? बीजों से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना, तेल है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होते हैं? बीज, सीड्स के द्वारा। तेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाष्पशील और एक होते हैं अवाष्पशील। वाष्पशील तेल का मतलब है कि जो खुला रखने पर वाष्प बनकर उड़ जाए, उन्हें क्या बोला जाता है? वाष्पशील तेल। जो खुला रखने पर वाष्प बनकर उड़ जाए, जो वाष्प बनकर ना उड़े,
वो तेल क्या कहलाते हैं? अवाष्पशील तेल कहलाते हैं। नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रकार के अवाष्पशील तेल और अवाष्पशील तेल, जो अवाष्पशील तेल होते हैं इन्हें वसीय तेल भी बोला जाता है। और ये जो अवाष्पशील तेल है, वसीय तेल है, इनके भी आगे कई प्रकार है। जैसे अगर वो पूर्ण रूप से उड़ जाते हैं, उनके ऊपर एक परत बन जाती है, तो उन्हें बोला जाता है शुष्कन तेल। एक होता है अर्ध शुष्कन तेल, एक होता है अशुष्कन तेल। तो देखते हैं नेक्स्ट अवाष्पशील तेलों के या वसीय तेलों के प्रकार। एक है शुष्कन तेल। देखिए शुष्कन तेल का वे तेल होते हैं जिन्हें हवा के संपर्क में रखते ही उन पर एक पतली परत बन जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है? शुष्कन तेल। तो देखिए परिभाषा, वे तेल जिन्हें हवा में खुला रखते ही उन पर एक परत बन जाती है, शुष्कन तेल कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के हैं अर्ध शुष्कन तेल। अर्ध शुष्कन तेल वो होंगे, ये तो होते हैं कि इनमें हवा में खुला रखते ही, जैसे ही आपने तेल को हवा में खुले रखा उस पर एक परत बन गई, उसे हम क्या बोलेंगे? शुष्कन तेल। लेकिन वे तेल जिन्हें अगर आप हवा में तुरंत रखते ही परत नहीं बनती, लेकिन अगर आप लंबे समय तक उन्हें हवा में रखते हो खुला तो उन पर एक परत बन जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? अर्ध शुष्कन तेल। वे तेल जिन्हें लंबे समय तक हवा में खुला रखने पर एक परत बन जाती है, अर्ध शुष्कन तेल कहलाते हैं।
अर्ध शुष्कन तेल कहलाते हैं। अगला है अशुष्कन तेल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चाहे कितना ही आप हवा के संपर्क में रखो, कभी भी उनके ऊपर परत नहीं बन सकती, उन्हें बोलेंगे अशुष्कन तेल। वे तेल जिन्हें हवा में खुला रखने पर कभी भी परत नहीं बनती, अशुष्कन तेल कहलाते हैं। अशुष्कन तेल कहलाते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार के तेल नोट कर लीजिए। इनके एग्जाम्पल भी लिख लेंगे साथ में। उदाहरण है सोयाबीन का तेल, इसका है सूरजमुखी का तेल, इसका एग्जाम्पल है सरसों मूंगफली का तेल, जो हम भोजन बनाने में काम लेते हैं। सरसों मूंगफली वो किस प्रकार का तेल है? अशुष्कन, यानी चाहे आप कितना ही उसको हवा के संपर्क में रखो, उसके ऊपर परत नहीं बन सकती। नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ पादपों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पादप पढ़ने वाले वो है वसा पादप, यानी वसा या तेल के रूप में चर्बी रहने वाले पादप। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरसों का पादप। सरसों को सामान्य भाषा में नाम है इसका मीठी सरसों। सामान्य नाम क्या है? मीठी सरसों। अगला पॉइंट, सरसों के पादप में तेल कहां से प्राप्त होता है? बीजों के बीज पत्रों में से सरसों के पादप में तेल बीजों में उपस्थित बीज पत्रों से प्राप्त होता है। सरसों के बीजों से गाड़ियों द्वारा तेल निकाला जाता है। देखिए वह प्रक्रम जिसमें बीज को पीस कर तेल निकाला जाता है उसे क्या बोला जाता है? घाणी बोला जाता है। सरसों के बीजों से घाणियों द्वारा तेल निकाला जाता है। अगला पॉइंट है, सरसों का तेल भोजन के रूप में तथा मालिश करने में प्रयुक्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कहीं भी अगर चोट लग जाती है तो डॉक्टर भी बोलते हैं और घर में भी यही सलाह दी जाती है कि तेल है उसको गर्म करके ठंडा करके उससे मालिश करनी। तो सरसों का तेल है वो मालिश करने में सबसे बढ़िया माना जाता है। रोग प्रतिरोधक एंटीबायोटिक क्षमता होती है इसके अंदर, इसलिए सरसों के तेल से क्या की जाती है? मालिश की जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सरसों के तेल में तीव्र गंध होती है। जो एक वर्णक पाया जाता है इसमें एलिल आइसोथायोसाइनेट, उसके कारण सरसों के तेल में गंध आती है। जो एलिल आइसो थायोसाइनेट के कारण आती है। तो सरसों के तेल में तीव्र गंध किसके कारण आती है? एलिल आइसोथायोसाइनेट वर्णक के कारण आई जाती है, सरसों के पादप में पाया जाता है। नोट करिए। अगले पॉइंट लिखते हैं, सरसों के बीजों में
30 से 48% तेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरसों पादप का तना ऊर्ध्व हरा, शाखित तथा एरोमिल होता है, यानी उस पर रोम जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती है। सरसों पादप की जो जड़ें होती है वो मूसला मूल प्रकार की होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मूसला मूल बोला किसे बोला जाता है? एक मुख्य अक्ष निकलती है और उससे फिर पार्श्व शाखाएं निकलती है, इस प्रकार की मूल को क्या बोला जाता है? मूसला मूल। और सरसों पादप का जो कुल है वो है ब्रेसिकेसी। अगला पॉइंट है सरसों उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। और राजस्थान में सरसों की उत्पादकता कहाँ होती है? सरसों की पैदावार अलवर, भरतपुर, कोटा आदि जगह होती है। ठीक है, तो ये सरसों पादप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए।
तो सरसों के बाद जो अगला पादप हम पढ़ते हैं वो है मूंगफली। मूंगफली का कुल है फाबेसी या लेग्यूमिनेसी। एक वर्षीय पादप। बीजों से तेल प्राप्त। नाइजीरिया देश होता है वो मूंगफली को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, बाहर भेजता है, जबकि सबसे ज्यादा आयात होती है वो फ्रांस में होती है। तो देखिए नाइजीरिया मूंगफली का निर्यातक देश तथा फ्रांस आयातक देश है। जो मूंगफली की फसल होती है वो फाबेसी लेग्यूमिनेसी कुल की है, और इन कुल की जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे राइजोबियम बोला जाता है, जो इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। यानी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में रहते हैं, लेकिन पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु के द्वारा इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उससे पहले एक पॉइंट लिखते हैं। मूंगफली में परागण के पश्चात फल धारक भाग भूमि में विकसित होते हैं, अर्थात मूंगफली में फल जमीन के अंदर लगते हैं, जमीन के अंदर यानी मिट्टी में दबे हुए लगते हैं। आप देखते हो मूंगफली होती है, फल होता है, वो मूंगफली के दाने मिट्टी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए, फिर और कुछ पॉइंट नोट करते हैं इसमें।
नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं मूंगफली के। मूंगफली उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, मूंगफली की पैदावार, मूंगफली की बुआई वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मूंगफली के बीजों में 40 से 55% तेल तथा 25 से 28% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मूंगफली की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। इसके अलावा और मूंगफली के उपयोग क्या क्या है तो देखिए नेक्स्ट। मूंगफली के बीजों को कच्चा या भूनकर खाया जाता है। मूंगफली के बीजों को कच्चा या भूनकर खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मूंगफली के बीजों से जो तेल प्राप्त होता है उसका उपयोग भोजन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, मूंगफली की खली, देखिए खली किसे बोला जाता है, जब बीजों से तेल निकल जाता है तो पीछे जो कचरा बचता है उसे क्या बोला जाता है, खली। यानी बीजों से तेल निकलने के बाद, बीजों से तेल निकालने के बाद शेष बचा भाग, तो उसका उपयोग पशुओं में खली के रूप में किया जाता है, पशु आहार के रूप में किया जाता है। तो मूंगफली की खली का उपयोग पशु आहार के रूप में
किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। मूंगफली का तेल प्रसाधन सामग्री को बनाने में भी प्रयुक्त होता है। तो मूंगफली का तेल का उपयोग किया जाता है प्रसाधन सामग्री में, और स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। प्रसाधन सामग्री स्नेहक के रूप में। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है कि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा मूंगफली के तेल से जो वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा मूंगफली तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट मूंगफली के। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सरसों पादप और मूंगफली पादप के बारे में, उनकी कुल के बारे में, उनके आर्थिक महत्व के बारे में, पादप शरीर के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उसके बाद जो कुछ आपके और पार्ट बचते हैं, नारियल वाला, अरंडी वाला, तो उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।